हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 9, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों ही टोटल मिला के आपके 15 मार्क्स के हैं, और अगर आप हाफ भी करोगे तो 7.5 सभी मतलब दोनों चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली एक चैप्टर आपका या तो 8 नंबर का है और एक चैप्टर आपका थोड़ा कम होगा। तो अगर हम इस चैप्टर को 8 नंबर या 7 नंबर का भी मान लेते हैं तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि या तो इसका कॉम्बिनेशन 4 मार्क के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन में होगा कॉम्बिनेशन, या तो एक 6 नंबर क्वेश्चन और एक 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर देखो चैप्टर का जो नाम है वो बहुत ही सिंपल सा नाम है। मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा दूं, मैं बुक से ही पढ़ाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। बुक बेटा मैंने अभी बोरो की है अपने एक स्टूडेंट से। तो मैं पहले चैप्टर आपको बता देता हूँ कि चैप्टर क्या है जो आप पढ़ोगे बेटा चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 जो है बेटा वो है आपका व्यावसायिक वित्त एवं विपणन, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग इंग्लिश में है। मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि इंग्लिश में देखो बहुत सारी वीडियो मिल जाती है, हिंदी में नहीं मिल पाती, इसलिए मैं हिंदी के बच्चों का भी पढ़ा रहा हूँ। बाकी जब जैसे भी टाइम होगा तो हम इंग्लिश मीडियम का भी बनाएंगे, ठीक है। देखो चैप्टर का नाम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि पैसों का प्रबंध आपको कैसे करना है। किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी बेटा बिना पैसों के नहीं चलती, ये बात ध्यान रखना। पैसा बहुत जरूरी, जैसे इंसान के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, वैसे ही बिजनेस के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अब पैसे को बिजनेस ये नहीं कि सिर्फ पैसा मिल गया और अब वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। अगर प्रॉफिट जब आता है तो उस प्रॉफिट को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको यूज करना है अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर आप बिजनेस में इसको दोबारा री इन्वेस्ट करोगे। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। प्लस ये भी वो क्वेश्चन आता है कि अगर बिजनेस में अगर पैसा चाहिए, पैसा अगर लाना है तो कहाँ से लाना है, लोन लेना है या लोगों को मालिक बना के शेयर दे के पैसा लेना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं जो हमें सीखने को मिलेंगे। तो मेन जो 3 टॉपिक जो फ्रंट में लिखे हुए हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे अभी वीडियो। ये 3 टॉपिक जो हमारे सामने है वो है वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय, वित्तीय नियोजन। 3 चीजें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग होगा, फाइनेंशियल डिसीजन होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, ये 3 टॉपिक। फिर हमें बताया गया है पूंजी ढांचा, वो क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस ये बताना होता है कि आप बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हो। लास्ट में हमें बताया गया है इसमें फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, मतलब स्थायी तथा कार्यशील पूंजी के बारे में हमें यहाँ पे बताना होगा और इसके निर्धारक घटक क्या है, ठीक है। और डीपली जाएंगे तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ बुक के ऊपर, और बुक में किस तरह से बताया गया है। जहां तक टॉपिक कवर हो सकता है मेरी पूरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी मैं टॉपिक को कवर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा पूरी वीडियो देखना। पहली बात तो ये, आप पूरी वीडियो नहीं देखते, आधे अधूरी वीडियो देखते हो, तो ऐसे में आपको पूरा ज्ञान नहीं होता और बीच में छोड़ के चले जाते हो। तो वीडियो आपने अगर स्टार्ट भी किया है तो फिर वो भी कोई फायदा हुआ नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो बच्चे मैं आप ही के लिए हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करो। वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, आप कह रहे हो सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता चलेगा नहीं। और मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मेरा टारगेट हमेशा से यही रहेगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवाना, किसी भी तरीके से कितनी मेहनत करनी हो। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब बहुत सारी चीजें होगी, मैं वो भी आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, रिवीजन भी होगा, केस स्टडी भी होगी, सब कुछ होगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा वीडियो में, पहले वीडियो तो पूरी देखो। अगर कोई भी इश्यू है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा वो चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि पर्सनली आपसे बात करनी पड़ेगी समझाने के लिए तो बिल्कुल नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा डाउट है तो चलो फोन पे भी बात हो जाएगी 1-2 बार, ठीक है। कोशिश है मेरी कि आपके नंबर आए, आपके मार्क्स आए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी मतलब कि इसी वीडियो में अभी चलते हैं, ठीक है, बुक के ऊपर।
आप डायरेक्ट पढ़ेंगे कि हमें इसके अंदर क्या क्या पॉइंट देखने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लस आपके लिए भी बहुत जरूरी है इसको समझना और बहुत आसान भी है समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को। जैसे कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अराउंड 7 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए बेटा, क्योंकि 7 नंबर भी कम नहीं होते। ये बुक मेरे एक स्टूडेंट की है, मैंने उससे बोरो की है अभी आप सभी को पढ़ाने के लिए कि आपके कुछ काम आ जाएगी ये नॉलेज। तो चैप्टर का नाम है बेटा वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, अब जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी बिजनेस में पैसा बहुत जरूरी है, उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पैसा मिला और आपने उसको यूज कर दिया बिना सोचे समझे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और पैसों का प्रबंध करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलता है वित्तीय प्रबंध का अर्थ। तो बेटा अर्थ में क्या बताया गया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन है। हाँ बिल्कुल ये लिख सकते हो आप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका, शाखा का मतलब ब्रांच कह सकते हो, डिपार्टमेंट कह सकते हो। इसका अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति या उपयोग से है। मतलब वित्तीय प्रबंध के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, वित्तीय प्रबंध के अंदर हम ये करने वाले हैं कि पैसा आप कहाँ से प्राप्त करोगे और सेकंड पॉइंट आप उसको यूज कहाँ करोगे, मतलब उसका उपयोग कहाँ से होगा। ठीक है बच्चे, तो 2 चीजें हमारे सामने हैं, एक उसको आप रिसीव कहाँ से करोगे, दूसरा उसको आप यूज कहाँ करोगे। क्लियर पॉइंट, ये 2 चीजें हैं बेटा हमारे सामने वित्तीय प्रबंध के अंदर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वित्तीय प्रबंध का मतलब क्या है, कि पैसा कहाँ से आप रिसीव करोगे और कहाँ उसको यूज करोगे। तो ये सारी चीजें अभी पढ़ने के लिए नहीं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये इसलिए मैं यहाँ से आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है और आप जितना ज्यादा लिखोगे उतने ही नंबर कम मिलेंगे बेटा। तो एक बात तो ये हमेशा क्लियर करो कि बेटा ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अब हम डायरेक्ट बेटा डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब डेफिनेशन आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो, या तो अभी जो हमने पढ़ी थी या तो वो ले लो आप, ठीक है, या फिर आप इनमें से कोई ले सकते हो। और अगर वो भी नहीं समझ में आती है तो बेटा आप ये वाली डेफिनेशन ले लो, ये वाली भी बहुत अच्छी है। ये लिखा गया है कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है कि मतलब कितना पैसा चाहिए। इसके बाद इसे प्राप्त करने की विभिन्न वित्तीय संसाधनों एवं उनकी मात्रा को निश्चित किया जाता है। मतलब पहले तो आप ये गैस करोगे कि आपको पैसा कितना चाहिए, देन फिर आप ये गैस करोगे कि आप पैसा कहाँ कहाँ से ला सकते हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे है। मतलब आप लोन ले सकते हो, बैंक से भी ले सकते हो, आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, आप शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है, ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, या आप असेट्स को बेच के भी पैसा ले सकते हो। अलग अलग टाइप से आप पैसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, और उनकी मात्रा मतलब किस सोर्स से आपको कितना पैसा लेना है वो भी आप डिसाइड करोगे बेटा। तो 3 चीजें हमने देखी। पहली चीज, पहले आप अनुमान लगाओगे कि पैसा कितना चाहिए। दूसरा, फिर आप ये देखोगे कि कितने संसाधन है आपके पास, कितने रिसोर्सेस है जहाँ से आप पैसा ले सकते हो। तीसरा पॉइंट, किस रिसोर्स से कितनी मात्रा में लेना है वो डिसाइड करोगे। ठीक है, अच्छा, और लिखा है अंत में लाभ के विभाजन की व्यवस्था की जाती है। और अगर जब बिजनेस आपका चल गया और प्रॉफिट हो गया, फिर आप एंड में ये डिसाइड करोगे कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप कहाँ यूटिलाइज करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्योंकि तो बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो उसके भी 2-3 पॉइंट है। हो सकता है कि आप बिजनेस में लगा दो, पूरा दोबारा से री इन्वेस्ट करो कि भैया बिजनेस आगे हम बढ़ाएंगे, या वो सारा पैसा शेयर होल्डर्स को बांट दो, घर ले जाओ मतलब, या फिर ये हो सकता है कुछ घर ले जाओ, कुछ आप रिजर्व बना के रख दो। ठीक है, बहुत अलग अलग चीजें। आप इनमें से कोई भी एक पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा आपको, इनमें से दोनों ही ठीक है अपनी तरफ से। लेकिन अगर आप मैसी की पढ़ोगे तो थोड़ा बेनिफिट में रहोगे। समझाऊंगा इसीलिए नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन बेटा होती है ऐसी है, याद आपको किसी को नहीं रहने वाली, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बात आ जाता है वित्तीय प्रबंध की भूमिका, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, 1-2 बार कभी अगर बाई चांस एग्जाम में आई होगी तो बात अलग है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से मैं बहुत सारे टॉपिक बेटा छोड़ देता हूँ। देखो, मैं बार बार ये वाली बात बोलूँगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप पेड कोर्स लेते हो, पेड कोर्स मेरा बेटा, तो उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें वही टॉपिक कराऊंगा जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। अल्टीमेटली आपको पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे। और वैसे अगर देखा जाए तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, कोई बेनिफिट उसका होता नहीं है,
एक आध बार कभी क्वेश्चन गलती से आ गया तो आ गया बेटा, ये बार बार क्वेश्चन आने वालों में से नहीं है। जो आएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पेड कोर्स में ये हो जाता है कि मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ वही टॉपिक कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा और उसकी केस स्टडीज भी बता दूंगा सभी की, मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आंसर कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ बेटा पेड कोर्स में हो जाती है। बट कोई बात नहीं, अभी मैं समझ सकता हूँ आप अभी पेड कोर्स नहीं ले सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। मैं आपको ऐसे ही आपकी इतनी हेल्प कर दूंगा कि आप फिर भी एग्जाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आपको करा देता हूँ। वित्तीय प्रबंधन की भूमिका क्या है। अगर किसी बिजनेस में अगर आप मनी को मैनेज करते हो, मैनेजमेंट करते हो अगर उसका, तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो बेटा ये है कि स्थायी संपत्ति में निर्धारण हो जाता है। आप ये डिटरमाइन कर लेते हो कि बिजनेस के अंदर कितनी फिक्स एसेट्स रखनी है। दूसरा, आप ये डिसाइड कर लेते हो करंट एसेट कितनी रखनी है। दो चीजें देखो, अगर किसी बिजनेस में पैसा है तो दो चीजें सबसे पहले डिटरमाइन करेगा, ये डिसाइड करेगा कि उसको फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगाना है और करंट एसेट में कितना लगाना है। अब करंट एसेट में आप ये भी कह सकते हो कि कैश लिक्विड कितना रखना है, बैंक में कितना रखना है ना। ये सारी चीजें बेटा आपकी करंट एसेट में आ जाती है, या कितना रॉ मटेरियल आपको खरीद के रखना है। थर्ड पॉइंट है दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त की अनुपात का निर्धारण। तो बेटा आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि आपके जो पैसे, जो भी क्या कह सकते हैं, जो आपका सोर्स है पैसों का, वित्त का, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ लिखा क्या है बेटा इसमें। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीर्घकालीन स्रोत, बेटा दिखाई दे रहा है, हाँ दीर्घकालीन स्रोत। रुको बेटा अभी मैं ना इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ, रुको 1 मिनट। अभी थोड़ा क्लियर हुआ, देखो अभी देखो अभी और क्लियर होगा, बहुत ज्यादा वैसे दिखाई दे रहा है ना। हाँ अब ठीक है ना, अब अच्छे से आ गया अच्छे से बेटा, ठीक है। हाँ तो क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है दीर्घकालीन स्रोत व्यवसाय में लंबे समय तक धन उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए इनके प्रयोग से तरलता बढ़ती है, अर्थात व्यवसाय दिन प्रतिदिन किए जाने वाले भुगतानों को अति शीघ्र करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी ओर दीर्घकालीन स्रोत की लागत अल्पकालीन स्रोतों से अधिक होती है, यदि व्यवसाय में अधिक तरलता की आवश्यकता है तो अधिक लागत सहन करनी होगी, अन्यथा इसके विपरीत वित्तीय प्रबंधन में तरलता व लागत विश्लेषण करके दोनों ही वित्तीय स्रोतों का अनुपात का निर्धारण किया जाता है। अभी यहाँ पे जो भी लाइनें लिखी है उसका मैं मीनिंग समझा देता हूँ बेटा। अब आप चाहो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना एज इट इज वैसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, उसमें भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे आराम से। तो दीर्घकालीन अल्पकालीन होता क्या है, अगर मान लीजिए पैसा लेने के दो तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। या तो आप क्या कह सकते हो, या तो आप किसी साहूकार से ले लो जो लोन देता है ना, कोई पर्सन आपके जान में, चाचा मामा ताऊ है ना, कोई भी होगा। या फिर बेटा आप लोन ले सकते हो बैंक से, ठीक है। आपको पता है कि दोनों ही सिस्टम में जो इंटरेस्ट रेट है अलग अलग होता है। जो पर्सन है आप किसी चाचा मामा ताऊ किसी से भी लोगे तो वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं हमेशा, और कई बार वो चार्ज भी नहीं करते। अगर आपके रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे है और उनको पता है कि भाई आप दे दोगे पैसे, तो हो सकता है कि शायद वो ना भी चार्ज करें, अकॉर्डिंग टू आपकी कैसी बनती है उनके साथ। लेकिन बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, अब भले ही बाकी जो नॉर्मल जो पर्सन से अगर आप लेते हो डे टू डे लाइफ में, वो भले ही ज्यादा लेगा, बैंक वाले उससे थोड़ा कम लेते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि आप रिश्तेदारी से पैसे ले लेते हो और वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पेमेंट, लोन की पेमेंट या पैसा जो भी आप ले रहे हो पब्लिक से या बैंक से, तो उनकी पेमेंट आपको जल्दी करनी है या बाद में करनी है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लेते हो, जैसे आपने बैंक लोन ले लिया 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, या फिर आपने शेयर इशू कर दिए, ठीक है, या फिर आपने बैंक से लोन लिया शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों ही कंडीशन में बेटा जो बेनिफिट है और जो लॉसेस है दोनों ही अलग अलग होंगे। इसमें क्या होता है, देखो अगर आप क्या कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो बेटा ऐसे में आपकी पेमेंट एक तो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। जितना कम समय के लिए लोगे उतना ही कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर जैसे आपको खुद पैसा वापस करना ही नहीं है तो आप क्या करोगे, शेयर इशू कर दोगे, मालिक बना दोगे। अब मालिक एक ऐसा पर्सन होता है जो आपसे पैसा ले ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि वो पैसा आपको कभी रिटर्न करना ही नहीं है। अब ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपने मालिक तो बना दिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा उनके साथ, तो अल्टीमेटली आपके पास में लॉस है, ठीक। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे थोड़ी डिटरमाइन करनी होती हैं।
उसके बाद लिखा हुआ है दीर्घकालीन वित्त विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करना। कुछ खास नहीं है बेटा, इसके अंदर हमें बस ये देखना होता है कि आपका जो हमने अभी पढ़ा था दीर्घकालीन अल्पकालीन, बस वही हमें देखना होता है कि अगर दीर्घकालीन अगर आप लोन लेते भी हो तो लोन कैसे कैसे हो सकता है। या तो देखो, या तो आप बैंक से लोन लोगे, या तो पब्लिक से लोगे, या फिर आप शेयर इश्यू कर दोगे। ये 3-4 चीजें ही है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा यहाँ से बनाते हो अपना। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग या डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन। ये सारे वो पॉइंट है जहाँ से आप पैसा ले सकते हो लंबे समय के लिए। तो यहाँ से पैसा आप, ये सारे आपके पास ऑप्शन है जहाँ से आप पैसा ले सकते हो। अब आपके पास ये डिसाइड करने के लिए टॉपिक रह गया है कि किस पोर्शन में कितना लेना है। जैसे मान के चलो आपको 100 करोड़ पे लेना है, अब ये कह सकते हो कि यार 50% तो हम यहाँ से ले लेंगे, 10% यहाँ से ले लेंगे, बाकी 40% यहाँ से ले लेंगे। तो आप क्या करते हो, आप उसको बांट देते हो बेटा, ठीक है, अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट जो बेटा पॉइंट रह गया इसके अंदर बेटा, वो पॉइंट है हमारा ये वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है बेटा लाभ हानि खाते की विभिन्न मुद्दों का निर्धारण करना। बेटा कुछ भी नहीं होता, देखो जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आप पैसा कहाँ से अरेंज करोगे, तो अल्टीमेटली आपको ये पता चल जाएगा कि भैया आपको उसमें इंटरेस्ट देना है या आपको उसमें प्रॉफिट देना है ना, ये सारी चीजें। तो अल्टीमेटली आपको पता होगा कि इंटरेस्ट हो गया, आपको प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपकी कहाँ दिखाई देती है बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाई देती है, ठीक है। डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी पैसा लेते हो, जहाँ से भी, और उसका जो भी चार्ज आप दे रहे हो, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट के रूप में हो, या फिर अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया वो पैसा और आपने कोई एसेट खरीदी है उसका डेप्रिसिएशन हो, कोई भी पॉइंट हो, वो सारे के सारे जो पॉइंट है, वो टॉपिक है बेटा, वो कहाँ चले जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चले जाते हैं, लाभ हानि खाते में चले जाते हैं। तो जैसे आपका डिसीजन होगा वैसे ही उस अकाउंट की जो आइटम्स है वो निर्धारित होगी। मान के चलो आपने कोई भी फिक्स एसेट्स नहीं खरीदी, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आपका डिसीजन होगा उसी हिसाब से आप आइटम डिसाइड करोगे। हालांकि फालतू का टॉपिक है, कुछ खास टॉपिक नहीं था बेटा ये, और यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये कवर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, ये इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। बेटा वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है यार, देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है यार, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। मुझे एक बात बताओ, आप कंपनी चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आपको पैसा चाहिए, और आप चाहते हो कि पैसे का मिस यूज ना हो, इसलिए भैया मैं उसका प्रबंध करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे मैनेजर को रखूंगा जो ये सारा चेक करेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, मतलब किस रेशियो में क्या कैसे होगा, सब कुछ आपने एक अलग ही टीम बना दी पैसे को मैनेज करने के लिए। तो बेटा आपका मोटिव क्या है, आपने वो टीम क्यों रखी है? आपने टीम इसलिए रखी है ताकि जो भी पैसा है उसको अच्छे से यूज हो सके, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि आपकी जो संपदा है वो अधिक से अधिक हो, पैसा वेस्ट ना हो। अगर आपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपकी कंपनी के शेयर मार्केट में जो प्राइस है बेटा वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों बेटा? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य तो बेटा आपके सामने यही है। अब यहाँ पे और आगे देखिए तो आगे बेटा और क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है अनुकूलतम विनियोग निर्णय, मतलब कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे इन्वेस्टमेंट देखो दो तरीके की है, आप करंट एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो फिक्स एसेट में। करंट एसेट में करोगे तो कम टाइम के लिए करोगे, और अगर फिक्स एसेट्स में करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे। तो यहाँ पे आपने वित्तीय प्रबंध की टीम इसलिए बनाई ताकि आप ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको। ऑप्टिमम का मतलब हो गया अनुकूल, जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय। अब फाइनेंसिंग डिसीजन भी इसी के अंदर आ जाता है। फाइनेंशियल डिसीजन से मेरा मतलब हो गया कि आप पैसों का जुगाड़ कहाँ से करने वाले हो भैया, आप लोन ले रहे हो, आप मालिक बना रहे हो, आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो भाई टीम भी आप क्यों बना रहे हो, इसलिए तो बना रहे हो ताकि ये डिसीजन ले सके। आगे नेक्स्ट जो है बेटा वही लास्ट पॉइंट है इसका, अनुकूलतम लाभांश निर्णय। अब देखो टीम अगर आपने बना दी है तो बेटा उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि डिसीजन ले, इन्वेस्टमेंट करे, नहीं, उसका लास्ट में ये काम भी रह जाता है कि जो भी उसने पूरे साल भर काम किया, भाई मानते हैं उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बहुत अच्छा लिया है, उसने फाइनेंसिंग का डिसीजन भी बहुत अच्छा लिया है, इस वजह से हमें क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का डिसीजन क्या है, जो लाभांश हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट का करना क्या है,
वो टीम डिसाइड करती है वित्तीय प्रबंध की। तो वित्तीय प्रबंध का कहीं ना कहीं उद्देश्य ये भी है कि ये सारा काम करने के बाद जो हमें प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को भी हमें कहाँ पर लगाना है, क्या हमें वो बांट देना है शेयर होल्डर्स में या फिर वो हमें बिजनेस में रखना है ताकि हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, आगे बढ़ा सके। क्लियर पॉइंट? ओके। इसी तरीके से लास्ट में जो एक पॉइंट आता है आपका, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में ही है बेटा, ये हमारा वित्तीय निर्णय, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन पैसों से रिलेटेड अगर हम बात करें डिसीजन की तो 3 तरीके के डिसीजन होते हैं जो कि अभी हमने पढ़े। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। सबसे पहला देखो मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो आना चाहिए फाइनेंसिंग। सबसे पहले पैसा कहाँ से लाओगे यार, जुगाड़ कहाँ से है। दूसरा, इन्वेस्ट कहाँ करोगे। तीसरा, इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड, तो डिविडेंड का डिसीजन कहाँ लोगे। तो मेरे हिसाब से दूसरा पहले नंबर पे होना चाहिए, पहला दूसरे नंबर पे होना चाहिए, लास्ट में ही होना चाहिए जैसा है। तो ऊपर वाले को ऊपर नीचे कर देना, पहले फाइनेंसिंग फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फाइनेंसिंग का मैंने आपको समझा दिया है कि पैसे का जुगाड़ कहाँ से कर रहे हो भैया, कहाँ से लेकर आ रहे हो। पैसा आप ला सकते हो इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, रिटेन अर्निंग जो है आपकी वो भी रख सकते हो, डिवेंचर कर सकते हो, लोन ले सकते हो, अलग अलग तरीके से बेटा आप पैसे ले सकते हो। तो बेटा उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया फाइनेंसिंग डिसीजन का। अब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा, या तो आप इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में या तो आप इन्वेस्ट करोगे शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और उसके डिसीजन को प्रभावित करने वाले कारक भी हमें पढ़ने होंगे। और डिविडेंड डिसीजन में सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं बेटा। एक, वो जो रिटेन अर्निंग है आपकी, क्या आपको अब मतलब जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है वो आपको बिजनेस के अंदर रखना है या वो आपको बांट देना है। तो ओवरव्यू तो मैंने आपको बेटा दे दिया, ठीक है, कि ये है ओवरव्यू। आप इसको पढ़ना कैसे है एक बार वो भी देख लेते हैं भैया बुक में लिखा क्या है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद बेटा इन सभी में ना ये भी आएगा क्वेश्चन कि इनको इन डिसीजन को इफेक्ट करने के कारक बताइए। ये बड़े खतरनाक चीज होती है भाई साहब, बाय गॉड। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल डिसीजन सबसे पहले होना चाहिए, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और आज की वीडियो में इतना ही होगा बेटा, ठीक है। ये करने के बाद तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, फाइनेंशियल डिसीजन। मैंने आपको क्या बोला था कि पैसे का जुगाड़ कहाँ से करोगे, सिंपल सी बात ये है। तो वही लिखा हुआ है यार, वित्त व्यवस्था निर्णय, लेकिन आप मानते थोड़ी हो। वित्त व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। मतलब पहला पॉइंट तो ये कि कहाँ से लोगे, दूसरा पॉइंट कितनी मात्रा में लोगे, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर पास जाते हो कि कौन सी दवाई लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, तो वही चीज बेटा फाइनेंशियल डिसीजन में होता है। तो आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, आप प्रेफरेंस शेयर ले सकते हो बेटा, और क्या कर सकते हो, आप रिटेन अर्निंग आपके पास हो सकती है, आप डिवेंचर कर सकते हो बेटा, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, ये सारी चीजें बेटा इसके अंदर, ठीक है। मेरे को ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना, मैंने आपको बस ये बताना था कि इसके अंदर आप 2 डिसीजन लेते हो। पहला डिसीजन कि कहाँ से पैसा जुगाड़ करोगे, दूसरा कितनी मात्रा में करोगे। भाई पैसा अगर आपको लेना है तो दोस्त आपके पास 3-4 होंगे, लेकिन किस दोस्त से कितने लेने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा पैसा उससे लोगे जो आपसे जल्दी नहीं मांगने वाला, ये तो मुझे पक्का पता है, ठीक है। अब आगे की बात बेटा, वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। कि फाइनेंसिंग डिसीजन जब आप लेते हो तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना है जो आपके डिसीजन को चेंज कर सकता है बेटा। तो पहला पॉइंट है बेटा कॉस्ट। अगर आप कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करते हो मेरे बच्चे, तो आप ये देखोगे कि भैया की कॉस्ट कितनी लग रही है उसकी। भाई मैंने पैसा ले लिया, ठीक है, मैंने पैसा ले लिया, लेकिन भाई पता चला उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट जैसे कम आ रहा है मार्केट में, अभी बहुत कम चल रहा है, तो आप लोन लेना ज्यादा प्रेफर करोगे। या फिर अगर आपने देखा कि मुझे अभी रिसेंटली मैं ये लोन बहुत जल्दी चुका दूंगा, ये पैसा बहुत जल्दी चुका दूंगा, तो अगर आप शेयर इश्यू नहीं करते, आप लोन ही लेते हो, आप कहते हैं यार अभी तो चुका दूंगा 1 महीने में, इसके लिए भी क्या शेयर इश्यू करूँ, क्या मालिक बनाऊं। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मुझे कोई एसेट खरीदनी है, मुझे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे पैसा जल्दी रिटर्न नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ऐसे में आप शेयर इश्यू कर देते हो, ठीक है। तो लागत भी बहुत जरूरी है, और रिस्क का भी मतलब यही है कि आप देखो जैसे ऋण पूंजी सर्वाधिक जोखिम वाली होती है, अतः जोखिम के दृष्टिकोण से भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अब रिस्क का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप शेयर इश्यू करते हो तो उसमें बेटा रिस्क नहीं होता। रीजन क्या है, पैसा डूबेगा तो सबका डूबेगा। लेकिन अगर लोन लेते हो तो ऐसे में बेटा बंदिशें बहुत आ जाती है, आपको वो पैसा लौटाना ही पड़ता है किसी न किसी कंडीशन में। निगम लागत है, फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा? फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जब वो आप ले रहे हो, क्या कह सकते हैं, जब आप वो बंदोबस्त कर रहे हो उन पैसों का, तब ऐसे में कितनी कॉस्ट आपकी लगी उसको हम बोलते हैं बेटा फ्लोटिंग कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी है ये, फ्लोटिंग कॉस्ट कह दो, फ्लोटेशन कह दो, एक ही बात है। तो जब आप पैसे का प्रबंध करते हो तो कितना पैसा लगा आपका उस पैसे को लाने में, उस पैसे को अरेंज करने में। जैसे बस का किराया लगा होगा, मतलब एज ए मजाक कह रहा हूँ मैं, ये सीरियसली मत ले लेना इस बात को। जैसे अगर आपको मामा से पैसे लेने जाना है 10,000 पे, तो आप बस पकड़ोगे, बस से जाओगे, फिर वापस आओगे ना, तो टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेगा, राइट। और वहीं पर अगर आपको उससे 2-3 हज़ार रुपये चाहिए तो हो सकता है कि आप पड़ोस वाले चमन अंकल से भी ले लो, ठीक है। अब ये मत कहना चमन तो, हाँ ठीक है, ये ऐसे कुछ मत करना बेटा। आगे बात करते हैं हम बेटा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? जोखिम हो गया बेटा, निगम लागतें हो गई हमारी, रोकड़ प्रवाह स्थिति। कैश फ्लो पोजीशन बेटा क्या है? पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो बेटा आप इंटरेस्ट दे पाओगे अगर आपने लोन लिया है तो। लेकिन कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो बच्चे आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाओगे टाइम पर। तो ऐसे में आप ऐसे क्या कह सकते हैं, वित्त स्रोत का आप अनुमान लगाओगे जहां पे आपको डे टू डे लाइफ में उसको पेमेंट ना करनी पड़ जाए, ठीक। अब लिखा है स्थायी परिचालन लागतों का स्तर क्या है बेटा? लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप बिजनेस चलाते हो तो बेटा बिजनेस चलाने में क्या हो जाता है कि ना आपके खर्चे बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो हो गया तो बिजनेस चलाने में जो खर्चा होगा ही होगा। दूसरा वो खर्चा होता है जो पैसा अरेंज करने में लगा, जैसे आप ब्याज दे रहे हो है ना लोन पे। और बिजनेस का खर्चा क्या हो गया? सैलरी देना, रेंट देना, है ना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि अगर आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही बहुत ज्यादा है बिजनेस के, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये सब कुछ, तो ऑब्वियसली बात है आप लोन लेने में थोड़ा सा कतराओगे, थोड़ा सा डरोगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपके सर पे बोझ इतना है कि हर महीने आपको इतना पैसा देना ही देना है, और ऐसे में आप ब्याज देने का सरदर्द और ले लोगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आप डिसीजन अपना चेंज करके आप लोन ना लेकर आप शेयर इश्यू कर दो। नियंत्रण को मानना बेटा। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट एक ही हो जाता है कि आप नियंत्रण क्या देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई नियंत्रण मैं अपने बिजनेस का सभी लोगों के हाथों में नहीं देना चाहता, तो भी आप डिवेंचर इश्यू करते हो या बैंक से लोन लेते हो, आप शेयर इश्यू नहीं करते। शेयर इश्यू करने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपने किसी और के हाथों में अपने बिजनेस को दे दिया। तो अगर आप नियंत्रण ज्यादा नहीं करना चाहते, मतलब नहीं देना चाहते किसी को और को, तो ऐसे में आप लोन लेते हो, ना कि शेयर इश्यू करते। लास्ट ही पॉइंट होगा इसीलिए। हाँ लास्ट पॉइंट है बेटा, पूंजी बाजार की स्थिति क्या है। अब पूंजी बाजार की स्थिति से मेरा मतलब क्या है बेटा? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, तेजी काल में अधिक लाभ होते हैं। इसका मतलब क्या है आगे पढ़ेंगे हम। इसलिए लोग समता अंशों में विनिमय करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत मंदी काल में लाभ कम होते हैं। लोग निश्चित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऋण पूंजी को प्राथमिकता देते हैं। इसका मेरे कहने का मतलब है बेटा कैपिटल मार्केट। आप पैसा अगर लेते हो तो बेटा संडे मार्केट थोड़ी जाओगे पैसा लेने के लिए, शेयर मार्केट जाओगे, कैपिटल मार्केट जाओगे। कैपिटल मार्केट में शेयर मार्केट ही होता है एक तरह का। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि बेटा मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वहां पे इन्वेस्टर शेयर खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड है या डिबेंचर्स खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। डिबेंचर का मतलब क्या? लोन बेटा, कैलकुलेशन उसके लिए। तो आपको देखना होता है मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे सर्दी के टाइम पे सर्दियों के कपड़े बिकते तो आप सर्दी के कपड़े खरीदोगे। आपको कोई तो ऐसा होगा नहीं जो बनियान खरीदने चला जाएगा, सैंडो बनियान, ठीक है, तो सर्दियों के टाइम पे। तो वैसे ही अगर मार्केट में, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट कह लो, अगर वहां पे अगर सबके सब शेयर खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि तेजी काल है, सबको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो इसी बात है आपके पास एक ही ऑप्शन होगा शेयर इश्यू करने का। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि भाई मंदी का काल है, लोग डिवेंचर खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप उनको डिवेंचर ही दोगे। तो ये पॉइंट था बेटा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन का, कि पैसे को जुगाड़ कहाँ से करोगे। नेक्स्ट हो गया बेटा अब हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो है हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। ये रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट आप किस में करोगे, दीर्घकालीन संपत्ति में करोगे, अल्पकालीन मतलब कि करंट एसेट में करोगे या फिक्स एसेट्स में करोगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स में करोगे, ठीक। इसके बारे में पढ़ लेना बेटा। एक ही बात है जो मैंने आपको बतानी है, वही सारी चीजें है डीसीपीटी, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। वही करंट एसेट आपको पता ही है। करंट एसेट में क्या हो जाता है कि आपको पैसा टाइम पे मिल जाएगा, जब चाहो तब मिल जाएगा। फिक्स एसेट में एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा फंस गया बेटा बहुत टाइम तक, ठीक है। अब बात आ जाती है कि इसको इफेक्ट करने वाले जो घटक है वो बेटा कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, आप देखो इसको ना दीर्घकालीन विनियोग, अल्पकालीन विनियोग को आप
क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में मैंने आपको बता दिया, जैसे भी समझ जाओ ना यार, जरूरी सारी बातें खींच के बतानी, ठीक है। बस ये समझ जाओ कि फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करोगे तो वो हो गया लॉन्ग टर्म, और करंट एसेट में इन्वेस्ट करोगे तो हो गया शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है बेटा। सबसे पहला पॉइंट, परियोजना का रोको प्रभाव क्या है, कैश फ्लो प्रोजेक्ट बेटा कैसा है। अगर आपको ये पता है कि बेटा इसका पैसा बहुत जल्दी बहुत रुकने वाला है, बहुत टाइम तक रुकने वाला है, तो ऐसे में बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि विनियोग निर्णय अथवा पूंजी बजटिंग निर्णय का संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों से, इन संपत्तियों पर अनेक वर्षों तक रोकड़ का जाना व आना लगा रहता है। विनियोग की जाने वाली धनराशि को कैश आउटफ्लो तथा आय के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि कैश इनफ्लो कहते हैं। विनियोग निर्णय पर अंतिम फैसला लेने से पहले कैश आउटफ्लो तथा इनफ्लो का गहन विश्लेषण करना होता है। मतलब आपको ये देखना है कि भाई कैश फ्लो आपका जल्दी जल्दी हो रहा है या लेट हो रहा है। अगर आपका लेट हो रहा है तो इसी बात आप फिर से सेट पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, और अगर आपका कैश फ्लो जल्दी जल्दी हो जाता है, आपको रिटर्न जल्दी मिल जाता है, तो हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो। आगे की बात अगर हम करें तो बेटा है आय की दर, रेट ऑफ रिटर्न क्या है बेटा। अगर रेट ऑफ रिटर्न बेटा अगर ज्यादा है तो इसी बात है आप दीर्घकालीन संपत्ति में इन्वेस्ट करने की सोचोगे, लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है तो आप इन्वेस्ट कम करोगे बेटा। संबंधित विनियोग कसौटी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व क्या है। देखो जब भी बेटा आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले तो बेटा आप ये देखोगे कि कहीं आपके डेली बेसिस के खर्चे ज्यादा तो नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फंसाते हो। जैसे आपके डेली रूटीन के जो आपका काम है, जैसे आपका रेंट हो गया, आपकी सैलरी हो गया, आपने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें अगर ये ज्यादा है और आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा कम फंसाओगे बेटा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे बेटा इसके, बहुत ही सिंपल से पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट जो हमारा होगा बेटा वो है हमारा डिसीजन मेकिंग का बेटा, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन का, सॉरी। तो डिविडेंड अगर प्रॉफिट हो जाता है बाई चांस तो उसको प्रभावित करने वाले घटक बहुत सारे, भाई मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा, हाँ गिनती के 3-4 बता सकता हूँ बस, क्योंकि इतने तो पॉइंट भी नहीं पूछने वाले बेटा आपसे वो। अगर हम बात करते हैं लाभांश निर्णय की डिविडेंड डिसीजन, तो इसमें देखो पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बता ही दिया था पहले कि लाभांश निर्णय का मतलब ये हो गया कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया पूरे साल भर में, उस प्रॉफिट का करोगे क्या, ठीक। अब या तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उसको रखोगे बिजनेस में, या फिर आप उसको बांट दोगे शेयर होल्डर्स में। तीसरा पॉइंट अगर आप चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ पोर्शन हम रख लेते हैं और कुछ पोर्शन हम बांट देते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आप डिसीजन लोगे उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो फुलफिल करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि पहला पॉइंट जैसे हम यह बोल सकते हैं लाभांश की स्थिरता, इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी आप लाते हो डिविडेंड में। अगर कोई कंपनी का मोटिव ये है कि हम हर साल अपने शेयर होल्डर्स को इतना अमाउंट देंगे, तो उसके लिए फिर आपको बांटना पड़ेगा वो प्रॉफिट, आप नहीं रख सकते, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या थी। तो अगर किसी भी कंपनी की ये कंडीशन है कि वो चाहती है कि भैया हम इसी दर से हम प्रॉफिट देना चाहेंगे, ना तो कम ना तो ज्यादा, तो फिर ऐसे में आपको डिविडेंड बांटना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप कह सकते हो आय की स्थिरता, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कंपनी की आय स्थिर है, मतलब जैसे अगर वो 5,000 करोड़ रुपये अगर जैसे हर साल कमा रही हो कंसिस्ट तरीके से 3-4 साल तक वो कमाती रहेगी, भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो, तो ऐसे में भी लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करने से वो ज्यादा नहीं डरते, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम नॉर्मल तरीके से हो रही है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा। लाभांश तब नहीं बांटा जाता जब कंपनी को लॉस हो रहा होता है। अगर कंपनी ऑलरेडी लॉस में है तो फिर वो डिविडेंड नहीं बांटती, वो सारा पैसा यूज करती है बिजनेस को दोबारा से चलाने में। नेक्स्ट है विकास की संभावनाएं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, लास्ट पॉइंट 4th पॉइंट है इसका विकास की संभावनाएं, ठीक है। विकास की संभावना का मतलब क्या है कि इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे में लाभांश आप बचा के रखोगे, आप वो जो प्रॉफिट हुआ है वो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। लेकिन इन कमिंग फ्यूचर अगर आप का कोई मोटिव नहीं है बिजनेस को ग्रो करने का, तो फिर ऐसे में आप लाभांश बांट देते हो। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि मार्केट में अल्टीमेटली आपके शेयर के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है।
आप यहाँ पर भी बोल सकते, देखो बाजार अंश जो प्रतिक्रिया है वो इसी में काउंट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब एक जो है बेटा वो है टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति। अब अगर जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले बोल देती है कि भैया अगर आप किसी को डिविडेंड देते हो, अगर किसी को डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हो या बैंक को दे रहे हो, मतलब वो तो उनकी इनकम है, तो ऐसे में वो कहते हैं टैक्सेशन काट के देना। डिवेंचर की एंट्री तो सभी ने पास करी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में टीडीएस आ जाता है। तो ऐसे में अगर टैक्सेशन ज्यादा है तो डिविडेंड देने की सोचती है वो कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी को आधे से ज्यादा पैसा तो टैक्सेशन के नाम पे बच जाता है। अब टैक्स आज थोड़ी भरना होता है, टैक्स अगर आज कटेगा तो 1 साल बाद भरना है, तो 1 साल तक वो यूज कर सकते हो वो पैसा। इसलिए अगर टैक्सेशन अगर ज्यादा है तो ऐसे में डिविडेंड दे दिया जाता है, क्योंकि टैक्स के रूप में पैसा कंपनी के पास अल्टीमेटली रिटर्न आ ही जाएगा, उसको यूज कर सकती है। और अगर हम बात करते हैं मतलब सम केसेस, देखो एज इट इज ये नहीं है कि पैसा पूरा पूरा वापस आ गया, तो एक लेख कुछ टाइम के लिए उनके पास रहता है, वो उसको यूज कर सकती है। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट से तो उनका लेना देना लगा ही रहता है, तो अल्टीमेटली उनको पैसा शेयर होल्डर्स को या आप कह लो डिवेंचर होल्डर्स को कम देना पड़ता है। फिर अगर करनी थी टैक्सेशन रेट अगर कम है तो ऐसे में वो लाभांश नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फिर टैक्स काटने के बाद पैसा बहुत कम बचेगा, तो वो कंपनी का किसी फायदे का नहीं होगा, तो ऐसे में कंपनी लाभांश नहीं देगी। तो टैक्सेशन अगर रेट ज्यादा है तो लाभांश दे दिया, अगर टैक्सेशन कम है तो लाभांश नहीं दिया। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा इसके जो मैंने आपको बता दिए। बाकी ये सारे पॉइंट बेटा आप पढ़ लेना अगर आप चाहो पढ़ना। ठीक है, 4-5 पॉइंट मेरे को बताने थे वो मैंने आपको बेटा बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसमें हमें 3 टॉपिक बेटा देखने को मिलेंगे। वित्त की आवश्यकता क्या होगी, वित्त की प्राप्ति कहाँ से होगी और वित्त के उपयोग कैसे कैसे होंगे, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एग्जाम आने वाले हैं बेटा सभी बच्चों के। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।